तो जैसे मैं बता रहा था, करंट होता है चार्ज बाय टाइम। करंट चार्ज बाय टाइम है, इसका यूज करके हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन डिराइव करना है। इसका यूज करना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन यूज करेंगे। तो मैं कुछ कंसिडरेशन करूंगा, जैसे मान लीजिए एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन डिराइव करना है, तो मैं कहूं ये फार्मूला यूज करके हम रिलेशन डिराइव करेंगे इस फार्मूला से। इसमें जो एन है ना, इसका जरूर ध्यान देना, ये एन क्या है? एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें ये जो पर यूनिट वॉल्यूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर ध्यान देना है। मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसे हम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे एन को, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए अब इसका यूज करते हैं। तो मुझे चार्ज बाय टाइम की वैल्यू चाहिए, चार्ज बाय टाइम। अब मुझे ये बताओ, अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल है, अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल है, तो इलेक्ट्रॉन को एक साइड से दूसरी साइड जाना है। इलेक्ट्रॉन को एक साइड से दूसरी साइड जाना है, तो इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लगेगा? मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर को क्रॉस करने में, इस कंडक्टर को क्रॉस करने में टाइम लगेगा एल बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो एल डिस्टेंस कवर करना है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो टाइम टेकन होगा एल बाय वीडी। टाइम टेकन विल बी एल बाय वीडी। तो टाइम की वैल्यू तो वहां भर दूंगा मैं। अब रह गया चार्ज, टोटल चार्ज। मेरे पास एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पहले मैं इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल लूं। इस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा ए इंटू एल, वॉल्यूम ए इंटू एल होगा। यहां से निकाल लो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो बढ़ेगा ए एल एन। एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर निकालो टोटल फ्री चार्ज, टोटल फ्री चार्ज होगा ए एल एन ई, ए एल एन ई, ये होगा टोटल फ्री चार्ज। तो यहां से हमारे पास करंट आएगा ए एल एन ई ओवर टाइम। टाइम की वैल्यू है एल बाई वी डी, एल बाई वी डी। अब देखो ऊपर और नीचे ये एल तो कट जाएगा, ये वी डी आ जाएगा ऊपर, तो वी डी ऊपर आ गया, तो आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं आप। एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाली वैल्यू, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें वैल्यू भर दो, करंट आ जाता है आपका यहाँ। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ, ए एन ई वी डी, ए एन ई वी डी, ये आपकी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। अब इसमें एक चीज देखो, ये मैं बिटा, समझ में आया होगा। बेसिक फार्मूला है चार्ज बाय टाइम। चार्ज निकालना था, टाइम निकालना था। टाइम कैसे निकाला मैंने? टाइम कैसे निकाला भाई? लेंथ ऑफ द कंडक्टर को ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड करके टाइम आ गया। फिर मैंने एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले। फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, करंट आ गया। तो यहां से ये रिलेशन बन गया आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब इसमें एक चीज और ध्यान दो, देखो इसी रिलेशन से एक तो ये ध्यान देना कि करंट जो है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, एक बहुत छोटा सा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बताई थी आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो है लगभग इतना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां पूछा जाता है। देखो पहले बताओ करंट क्या है। आपने मेरे को बताया करंट का मतलब चार्ज का चलना। जब कंडक्टर में चार्ज चलेगा तो करंट आएगा। चार्ज के चलने का जो फिनोमेना है उसको करंट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भी जैसे मान लो यहां एक स्विच है, ये की है आपकी।
आपको ये पता भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे ये कंडक्टर कितना भी बड़ा ले लो, ये कंडक्टर कितना भी बड़ा ले लो, चाहिए सैकड़ों किलोमीटर लंबा हो, मैं क्या कह रहा हूं, चाहिए कंडक्टर सैकड़ों किलोमीटर लंबा हो, अगर आप की क्लोज कर देते हैं, की क्लोज कर देते हैं, तो पूरे कंडक्टर में जैसे ही की क्लोज करते हैं तुरंत करंट आ जाता है, हर जगह तुरंत करंट आ जाता है एट द सेम इंस्टेंट, ऑलमोस्ट जीरो टाइम के अंदर, ऑलमोस्ट जीरो टाइम के अंदर अंदर पूरे कंडक्टर में करंट डेवलप हो जाता है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन के चलने का फिनोमेना को करंट कहते हैं। तो इतनी स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हुए भी कितना भी बड़ा कंडक्टर ले लिया जाए, चाहे सैकड़ों किलोमीटर लंबा कंडक्टर ले लिया जाए, जैसे ही आप स्विच करोगे, स्विच ऑन करोगे, की क्लोज करोगे, पूरे कंडक्टर में एकदम से करंट क्यों आ जाता है, ये चीज आपसे पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका रीजन आपको बताना था, भाई इतना करंट बड़े कंडक्टर में तुरंत करंट कैसे आ गया। बेटा देखो, इसको समझाने का तरीका ये है, समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेके मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इतना बड़ा कंडक्टर होते हुए भी मैं कह रहा हूं उससे सैकड़ों किलोमीटर लंबा कंडक्टर हो, जैसे ही स्विच क्लोज करते हो पूरे कंडक्टर में ऑलमोस्ट जीरो टाइम के अंदर अंदर करंट सेटअप हो जाता है, उसका कारण बताओ। तो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया, तो इसका रीजन मैं समझाता हूं। इसको यूं सोचो आप, जैसे कंडक्टर है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे कंडक्टर है, ये सेल या बैटरी है, तो बेटा किसी भी कंडक्टर में ना, किसी भी कंडक्टर में नॉर्मल कंडीशन में लगभग 10⁻8 किसी भी कंडक्टर में नॉर्मल कंडीशन में लगभग 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली किसी भी कंडक्टर के अंदर होते हैं। तो इस पूरे कंडक्टर में ना हर जगह, हर जगह पूरे कंडक्टर में हर जगह बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हर क्रॉस सेक्शन पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पूरे कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में हर जगह लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऑलमोस्ट ये सोच लो भी इलेक्ट्रॉन का भरा हुआ ही है। अरे 10⁻28 कितना बड़ा नंबर है, तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह अवेलेबल है, बहुत लार्ज नंबर में। तो जैसे आप की क्लोज करते हो ना, जैसे आप की क्लोज करते हो तो पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। की क्लोज करते ही कंडक्टर कितना भी बड़ा हो, एकदम से पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और पूरे कंडक्टर में एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण हर जगह जहां पर, जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है, जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो हर जगह इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट हो जाती है। हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन में तुरंत फोर्स लग गया, हर जगह इलेक्ट्रॉन की मोशन तुरंत स्टार्ट होगी। तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी चल पड़े, यहां वाले भी चल पड़े, यहां वाले भी चल पड़े, यहां वाले चल पड़े, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट होगी, और हर जगह इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट होगी तो पूरे कंडक्टर में करंट स्टार्ट हो गया। लेंथ का कोई चक्कर नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ये कोई रीजन नहीं बेटा, जो मैंने बताया वो है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से जनरेट होती है। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सब इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग गया, तो हर एक जगह जहां कहीं पर भी आप देखोगे वहीं इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट होगी, तुरंत मोशन स्टार्ट होगी, और जहां इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट हो रही है वहीं करंट है, तो पूरे कंडक्टर में करंट आ गया। तो स्पीड बेशक कम हो लेकिन मोशन तो हर जगह तुरंत स्टार्ट हो जाती है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻5 दे दी इसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन की वैल्यू दे दी 10⁻28। फाइंड करंट, करंट की वैल्यू बताओ, तो I इज इक्वल टू ANE/VD, इसमें वैल्यू पुट करो सारी जो गिवन है। ए की वैल्यू होगी 5 इंटू 10⁻⁻4, एन 10⁻28 गिवन है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, एक और ध्यान रखना,
इलेक्ट्रॉन 10⁻28 हो कोई जरूरी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी ही कोई जरूरी नहीं, जो आपको वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। अप्रोक्सीमेट होती है तो कम ज्यादा हो जाती है वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻5 है। अब चेक कर लो -5 और कितनी बड़ी है ये, 23, 28, पावर तो सारी कट गई, पावर तो सारी गई, पावर सारी गई, तो भाई I इज इक्वल टू 8 एम्पियर आ गया, तो 8 एम्पियर करंट हो गया। 8 एम्पियर आता होगा बेटा, देखो एक बार, हाँ 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट आएगा, पावर 10 की सारी कट जाएंगी, तो 8 एम्पियर करंट बनेगा। इसको पढ़ो क्या दे रखे इसमें, इसमें कह रहा फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब की बार करंट दे रखा है, एन दे रखा है और एरिया दे रखा है, हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू ANEVD, इसके अंदर VD निकालनी है, I की वैल्यू 1, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻4, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लियो, SI यूनिट में मीटर स्क्वायर में, N 10⁻28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है भाई, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पावर चेंज कर लो एक बार, पावर वावर तो काट लो, I 1 था ना, यू 1 था, I तो 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻5 इंटू VD, ये आ गया। तो VD इज इक्वल टू 1/8 इंटू 10⁻⁻5। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो। अरे 8 एम्पियर नहीं है, आपकी बार VD निकालनी है, VD पावर देखना एक बार, 23, 5, 8, देखो तो पावर चेक करना, हाँ पावर चेक करो 10 की कितनी आएगी, ठीक तो लिख रखे हो मैंने, -19, -23 प्लस 28, 5 बच गई पावर, 5 और 8 1.68, 8 इंटू 10 की पावर ये हो गया, तो यही आया। तो 10 को भाग करूंगा तो 1 2 5 10 की पावर -5, तो ये है इसमें, तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक बार पढ़ लो आप लोग, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो, मैं करवाऊंगा फिर इसको, स्टेटमेंट को देखो एक बार इसकी। ये कह रहा फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इफ ईच एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, atomic mass of conductor is this and current density is this, area of cross section of the conductor is this। देखो भाई, देखो इसमें एरिया गिवन है, एरिया 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और इसमें एटॉमिक मास गिवन, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, तो देख लेंगे एक बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जरूरत पड़े शायद हमें, हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जरूरत पड़े, एक बार देख लेते हैं। 63.5 ग्राम, और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ये है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, केजी पर मीटर क्यूब है ना, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये होगी 11 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। देखो करंट पूछा इसने, करंट के लिए I इज इक्वल टू ANEVD, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, I इज इक्वल टू ANEVD, VD की भी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, शायद इसमें दे नहीं रखी, मैं देख लूंगा एक बार। अब एरिया दे रखा मेरे को, E दे रखा है, N नहीं दे रखा, N गिवन नहीं है, तो N कैसे निकालूं वो समझो एक बार। N के बारे में ना कुछ इंफॉर्मेशन है, इसमें ये कर क्या है, इफ ईच एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर हर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो हमें कैलकुलेशन करनी है। ये लट कर रखा है इसमें कि इफ ईच इलेक्ट्रॉन डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए उससे हम कुछ यूज करके ना एक इक्वेशन बना रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। बेटा ये देखो, पहले हमें निकालने कितने एटम है, पहले तो हमें ये देखना पड़ा कितने एटम, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालूं, फिर मुझे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे इसमें एटॉमिक मास दे रखे, एटॉमिक मास, इसका यूज करता हूं मैं एटॉमिक मास का, इसको मैं ये कह दूं भाई, अगर 63.5 ग्राम मास होता,
सुनते जाओ। अगर 63.5 ग्राम मास होता तो कितने एटम होते? एटम होते एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एटम कितने होते? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स, फिर मैं निकालूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले मैं नंबर ऑफ एटम निकालूंगा, फिर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और फिर मैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा इलेक्ट्रॉन को, फिर मेरे पास एन आएगा। वॉल्यूम से डिवाइड करके मेरे पास एन आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओ। तो अगर मेरे पास 63.5 ग्राम मास होता, 63.5 ग्राम मास होता, तो एटम होते एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इतने एटम होते। 1 ग्राम मास होगा तो इतने एटम हो गए। अगर m ग्राम मास हो, m इज द मास, अगर m ग्राम मास हो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इंटू m, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। इसने ये कह रहा कि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब इतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी यही हो गए, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मास ओवर एटॉमिक मास। ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या चाहिए मुझे? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए मुझे। तो इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एम ओवर 63.5 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होगी। मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी को मैं डी से लिख रहा हूं। ये मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी को मैंने डी से लिख दिया, डिवाइड बाय 63.5। 63.5। अब ये बताओ, ये क्या निकाल दिया आपने? ये निकाल दिया एन, एन निकाल दिया। अब बताओ, आपके पास एन आ गया, आपके पास ए है, आपके पास ई है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने कहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और जरूरत पड़ेगी, वो और लिख देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये मान लेना 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन नहीं है, लिख लो। गिवन नहीं थी, लिख लेना। तो 10⁻⁻4, तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भर दूं। एरिया गिवन है, एन आपने कैलकुलेट किया। ये सारा काम एन कैलकुलेट करने के लिए है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो यहां से करंट निकाला जा सकता है। जो जो चीजें आपके पास आ गई हैं, पुट करके करंट निकाला जा सकता है। जितने एटम हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितने एटम हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितने टोटल एटम बढ़ेंगे उतने ही टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे, कोई जरूरी नहीं होता। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि हर एक इलेक्ट्रॉन हर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अप्रोक्सीमेटली बच्चे बता रहे हैं 8.25। क्लियर? ओके। कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने। देखो सारी वैल्यू, कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने समझा दिया और बच्चों को लगेगा भी हाँ जी आ गया, समझ तो आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन वो सोल्व नहीं करते। बेटा मैंने कई बार बोला, कॉपी पेन लेके बैठना है, हर चीज सोल्व करनी है आपको। आपका काम आंसर निकालना है, मेरा काम समझाना है। तो मैंने ये पूरा समझाया। इसमें ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग थी, ये एन के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए इस एग्जाम्पल का पीछे पर्पज यही है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या क्या करेंगे हम, लेकिन आपने पूरी कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट लेते हैं। ओम्स लॉ करवा दें अब। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सबने पढ़ा हुआ है, 10th में भी आता था, 11th 12th में भी आ गया। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट का मीनिंग समझो एक बार। देखो जैसे कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है ये, आप इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो आपको पता करंट क्यों जाएगा हायर से लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। अब ओम एक साइंटिस्ट थे, साइमन ओम। साइमन ओम जो थे ना, वो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे करंट से रिलेटेड।
बहुत सारे अलग अलग कंडक्टर लिए, फिर एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया भी करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बेस पर उन्होंने एक लॉ दिया, जिस लॉ को नाम दिया गया ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ ये कहता है, उसका मीनिंग ये है कि भी किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, वो करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर इफ, ये वाली बात जरूरी है, इफ के बाद, इफ अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, ये कोई चेंज ना करो। खासकर टेम्परेचर की बात करेंगे, हमारे काम की बात जो है, वैसे तो फिजिकल कंडीशन बोलना चाहिए, वरना जो हमारे काम की बात है इस स्टेज पर टेम्परेचर से है। तो यूं कहते हैं हम कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, तो 10th से आप पढ़ते आए हैं, लिखा भी हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। ओम्स लॉ इज नाइदर अ बेसिक लॉ नॉर अ डेरिवेबल। इसका मतलब समझते हो, ये क्या लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये कोई बेसिक लॉ नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मतलब कहने का ये कि ये जो लॉ है ना, जो मैंने बोल दिया कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये जो बात मैंने बोली आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये हर जगह अप्लाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सुन लो मेरी बात को, ओम्स लॉ आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये सारे मटेरियल में अप्लाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये डेराइव नहीं किया गया, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया गया। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, डेरिवेशन से नहीं आया कहीं से। तो ये यूनिवर्सल भी नहीं है, सबके लिए अप्लाई होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ कंडक्टर इसको फॉलो करते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते आपकी यूनिवर्सल लॉ है, ये इसका मतलब है। जैसे इससे ये आया कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो मैथमेटिकली v इज इक्वल टू आर आई, सॉरी v इज प्रोपोर्शनल टू, मैथमेटिकली v इज प्रोपोर्शनल टू i, और यू कैन से v इज इक्वल टू आर आई मैथमेटिकली। देखो स्टेटमेंट में तो i प्रोपोर्शनल टू v बोलना है, मैथमेटिकली v को प्रोपोर्शनल टू i कह सकते हो। कांस्टेंट लगाओगे तो यहाँ v इज इक्वल टू आर आई, फिर r इज अ कांस्टेंट, r एक कांस्टेंट है, और इसका नाम है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, v बाई आई, v बाई आई के बराबर है। आर रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आपसे पूछेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कंडक्टर के द्वारा जो अपोजिशन लगाई जाती है। देखो जब किसी कंडक्टर में करंट चलेगा ना, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज करेगा। जब भी किसी कंडक्टर में करंट चलता है तो कंडक्टर उस करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। कोई कंडक्टर ज्यादा अपोज करता है, कोई कंडक्टर कम अपोज करता है, लेकिन हर कंडक्टर की टेंडेंसी है करंट को अपोज करने की। और किसी भी कंडक्टर के द्वारा करंट के अगेंस्ट जो अपोजिशन लगाई जाती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोल गया मैं, किसी भी कंडक्टर के द्वारा करंट के अगेंस्ट जितनी अपोजिशन लगाई जाती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्ट करना मतलब अपोज करना, वहीं से नाम पड़ गया रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर उसको बोलते हैं कई बार रजिस्टर, रेजिस्टेंस से नाम आया रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस लगाने वाला, जो कंडक्टर है उसको रजिस्टर कहते हैं, जो रेजिस्टेंस लगाता है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रजिस्टर तो ऑब्जेक्ट का नाम है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। तो अपोजिशन अप्लाइड बाय करंट, सॉरी कंडक्टर अगेंस्ट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, वो आर इसके बराबर लिखा जाता है। साथ साथ एक चीज और पूछते हैं यहाँ, एक छोटी सी बात और पूछेंगे आपसे। आपने कहा भी कंडक्टर में करंट चलेगा, कंडक्टर उस करंट को अपोज करेगा, तो आपसे पूछेंगे भी कंडक्टर करंट को अपोज क्यों करेगा, मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कारण बताओ। तो बेटा आपको शायद मैंने पहले एक चीज बताई थी
कि जब कंडक्टर में करंट चलता है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके कोलिजन होते हैं एटम्स आयंस के साथ। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उनके रास्ते में टकराते रहते हैं, कोलिजन होते रहते हैं। और शायद हमने बताया था कोलिजन के कारण उनके पाथ बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर मुड़ गया, कभी इधर मुड़ गया, कोलिजन के कारण। तो कुल मिला के ये हुआ कि जब कंडक्टर में करंट आएगा तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होंगे, और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन की मोशन अपोज होगी, बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कोलिजन की स्पीड भी घटती रहती है कोलिजन के कारण, एनर्जी वेस्ट होती है कोलिजन के कारण, डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है इलेक्ट्रॉन की। तो कुल मिला के जो कोलिजन है ना, जो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अपोजिशन जो लगती है, जो रेजिस्टेंस लगता है, वो कोलिजन के कारण लगता है। कुल मिला के बात यह है, कोलिजन के कारण होता है। तो रेजिस्टेंस का कॉज है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयंस, दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक बच्चे गलती करेंगे, वो गलती पता क्या करेंगे, सुनो मेरी बात को थोड़ा स्ट्रेस देके ध्यान रखना। गलती बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे आपसे वो बच्चे ओम्स लॉ बताओ, ओम्स लॉ बताओ, तो कई बच्चे बोलेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। मैं जो गलती कर रहे हैं वो बता रहा हूं। बच्चे बोलेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I। आपसे पूछे व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, तो कई बार बच्चे बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। तो बेटा अगर मैं बिल्कुल टेक्निकली पूरी लैंग्वेज में चलूं ना, तो अगर कोई मेरे से स्टेटमेंट पूछता है ना, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मुझे बतानी हो, तो मुझे V प्रोपोर्शनल टू I ना कह के मुझे I प्रोपोर्शनल टू V बोलना चाहिए। मुझे I प्रोपोर्शनल टू V स्टेटमेंट में ये बोलना चाहिए। मैथमेटिकली तो यूं लिख दो, मैथमेटिकली यूं लिख दो, कोई फर्क नहीं है मैथमेटिकली तो, बट स्टेटमेंट कोई पूछे तो I प्रोपोर्शनल टू V बोलना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि V प्रोपोर्शनल टू I बोलना। स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी तो बोलनी ही बोलनी है, लेकिन ये बोलने में और इस बोलने में फर्क है। तो बच्चे सोचेगा क्या फर्क है जी, V प्रोपोर्शनल टू I बोल दो, I प्रोपोर्शनल टू V बोल दो, क्या फर्क है? कुछ नहीं फर्क इस बात में तो। लेकिन बेटा फर्क है, तभी बोल रहा हूं, तभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को क्या फर्क है। वही तो हमें ध्यान देना है, फर्क क्या है वो समझ लो। बेटा ये बताओ, जैसे कंडक्टर है, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण करंट आया। तो पहले कौन लगाया, पहले अप्लाई क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट आया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से करंट आया। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, करंट इज द इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है, करंट इफेक्ट है। तो इफेक्ट मतलब करंट डिपेंड्स ऑन कॉज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई पहले नहीं आया, पहले V आया, V के कारण I आया, तो हमें I प्रोपोर्शनल टू V बोलना चाहिए। इफेक्ट डिपेंड्स ऑन कॉज, इफेक्ट डिपेंड्स ऑन कॉज, दिस इज इफेक्ट एंड दिस इज कॉज। तो I डिपेंड्स ऑन V है, या इसका मतलब क्या होगा कि पहले I आया फिर V आया, ना 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 ना, करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा नहीं आया। इसका मतलब ये होगा ये कॉज है और ये इफेक्ट है, ना भाई। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट आता, करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। इफेक्ट डिपेंड्स ऑन कॉज। तो ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट में, जब भी कोई स्टेटमेंट पूछे तो ये बोलो ज्यादा बेटर है आपकी, ये बोलो ज्यादा बेटर है। लिखने को तो कुछ लिख दो मैथमेटिकली, इसमें कुछ नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर से कोई मतलब नहीं, लेकिन केवल आंसर नहीं, कंसेप्चुअली फंस जाओगे फिर कहीं ना कहीं आप। तो ये तो चलो ओम्स लॉ की बात है, ओम्स लॉ सबको पता है भाई, ओम्स लॉ 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा बताया मैंने, रेजिस्टेंस के ऊपर बताया है, नोट कर सकते हो आप। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर ड्यू टू कोलिजन विद द आयंस और एनर्जी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्यों लगता है वो हमें इसमें समझाने की कोशिश की इस डायग्राम के अंदर। जो मैंने बता दिया पहले वही इसमें समझा रखा है, तो इसमें तो वही है जो मैंने पहले रिपीट कर लिया। अब डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस, डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें एक पॉइंट थोड़ा और बता दूं मैं रेजिस्टेंस से पहले ना, सुनो। जैसे ओम्स लॉ में एक पॉइंट और बता दूं, ओम्स लॉ में ना, ओम्स लॉ में एक पॉइंट बता दो। ओम्स लॉ में एक पॉइंट बता दो, देखो जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया भाई, I प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI।
ये मैथमेटिकल इक्वेशन बार बार यूज होगी, मैथमेटिकली तो ऐसे यूज करते हैं हम इसको। तो आपसे पूछते हैं भाई, अगर हम ओम्स लॉ के बेस पर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाए, तो कैसा ग्राफ आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ? तो आई प्रोपोर्शनल टू वी है, आई प्रोपोर्शनल टू वी है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आई और वी का, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। हमेशा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, ओम्स लॉ वाली बात हमेशा अप्लाई नहीं होती। अभी मैं ओम्स लॉ के बेस पे बोल रहा हूं, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हमेशा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये पॉइंट दिमाग में रखना, क्योंकि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हमेशा ये चीज फॉलो नहीं होती है। लेकिन मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये है। अच्छा, इस ग्राफ को उल्टा भी बना सकते हो। कई बार ऐसा होगा, यहाँ करंट होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ यूं भी दे देगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। बस इसमें जो मेरे को बात आनी है वो सुनो। जैसे ये ग्राफ है, मान लो इसका एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप पूछेगा आपसे, स्लोप, स्लोप वाली बात मुझे बतानी है जो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो स्लोप होता है टेन थीटा। अगर मैं यहां से निकालूं स्लोप की वैल्यू, जैसे ये v है, ये i है, तो ये भी v होगा, तो टेन थीटा होगा v बाई आई। टेन थीटा अगर v बाई आई है, तो यहां से देखो v बाई आई क्या बनेगा, r बनेगा, v बाई आई इक्वल टू r। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ये अपने काम की चीज है, क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पर मैं। पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ है, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ दोबारा सुनना है, इसका भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, अभी पहले उसकी बात कर रहा हूं। अगर पोटेंशियल ले रखे हो इस एक्सिस पर, यहां पोटेंशियल ले रखे हो, यहां करंट ले रखे हो, तो इसका स्लोप r के बराबर है, इसका स्लोप r के बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू r। लेकिन अगर आप उल्टा देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, करंट यहां ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस यहां ले लो, चेंज कर दो, उल्टा ले लो, तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा v। तो इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप वो होगा i बाई वी, आई बाई वी, मतलब वन बाई आर। तो इसका स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ आर के बराबर है, इसका स्लोप वन बाई आर के बराबर है, उसका स्लोप आर के बराबर है, तो दोनों में फर्क है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, ये स्लोप का वाली प्रॉपर्टी सबको पता होती है, लेकिन करंट कहां लिया, पोटेंशियल कहां लिया, उससे छोटे ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेसिप्रोकल ऑफ आर है ना, रेसिप्रोकल ऑफ आर, रेसिप्रोकल ऑफ आर होगा ना, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ आर को कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कहते हैं इसे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप कंडक्टेंस को बताएगा और इसका स्लोप रेजिस्टेंस को बताएगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रख लेना, काम आ जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, यही एक चीज बता दो, जैसे रेजिस्टेंस आया अपने पास, रेजिस्टेंस v बाई आई। एक आपसे पूछते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो शायद सबको पता होगी, इसकी यूनिट ओम होती है, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं तो रिपीट हो रही चीज, ये तो 10th वाली रिपीट कर रहा हूं ना। ओम इसकी यूनिट होती है, ऐसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओम को। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 ओम 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो ये यूनिट भी ध्यान रखो, कई बार यूनिट ही पूछ लेते हैं, यूनिट के बारे में कोई चीज आ जाए तो वो ध्यान रखो। जैसे मैंने अभी कंडक्टेंस लिखा था, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1/r लिखा मैंने। रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता है, कोई आपसे कंडक्टेंस की यूनिट पूछ ले, कंडक्टेंस की यूनिट, अंडरस्टूड 1/r, तो ओम इनवर्स बनेगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स भी कहते हैं इसको, साइमन भी कहते हैं, साइमन, साइमन एस, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइमन, ओम इनवर्स साइमन। यहां कई बार लिखा होता है महो, वैसे आजकल महो यूज नहीं होती, बुक्स में लिख देते हैं, महो आजकल नहीं यूज होती है। साइमन या ओम इनवर्स, ये कंडक्टेंस की यूनिट है, कंडक्टेंस की, साइमन या ओम इनवर्स। तो यूनिट्स भी थोड़ी ध्यान रखनी है हमें। वैसे तो ना कई बार डायमेंशन भी पूछ लेते हैं, डायमेंशंस, डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं। डायमेंशन बता सकते हैं मुझे आर के डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं मुझे आर का? ये बताऊं मैं बताऊं, मैं बताता हूं, देखो डायमेंशनल फार्मूला फॉर आर बताता हूं। देखो पहले पहले लिखा लो वी का, पोटेंशियल डिफरेंस का,
पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाय चार्ज। वर्क बाय चार्ज मैं बताता हूं, देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। अक्सर बच्चे ना छोटे आसान क्वेश्चनों में जल्दी फंसते हैं, ध्यान नहीं रखते ना। वर्क का क्या होता है, m1l2 t-2। वर्क होता है m1l2 t-2। चार्ज करंट इनटू टाइम, तो एम्पियर टी, एटी, चार्ज का एटी होता है। करंट इनटू टाइम, करंट के लिए ए लिखते हैं, टाइम के लिए टी है। तो यहां से इसका क्या आया, m1l2 t-3 a-1। ये आया पोटेंशियल डिफरेंस का। मुझे चाहिए रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का v बाय आई, v बाय आई। तो v का क्या होया, m1l2 t-3 a-1। आई मतलब a1 नीचे, तो रेजिस्टेंस का क्या बना, m1l2 t-3 a-2। ये आंसर आ गया। तो m1l2 t-3 a-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ओके बेटा, कल देखते हैं बाकी चीजें, कल डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।